सो हे एवरीवन, आज जो मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द ब्यूटी इनसाइड। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो जब भी सोकर उठता तब उसकी बॉडी चेंज हो जाती, लाइक न्यू फेस न्यू बॉडी। सो इस मूवी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम वो जिनको देखते हैं। वो हमें उसकी प्रॉब्लम बता रहा था। वो जब भी सुबह नींद से उठता तो वो खुद को एक अलग ही बॉडी में पाता। कभी आदमी, औरत या फिर बूढ़ा इंसान, कभी कभी तो फॉरेनर या फिर छोटा सा बच्चा। मतलब एज देखकर वो जिनकी बॉडी चेंज नहीं होती, जिसके कारण उसे रोज सुबह उठकर सबसे पहले खुद को मैनेज करना पड़ता था, क्योंकि बॉडी के साथ बहुत कुछ चीज़ें चेंज होती है, जैसे आईलेंस, शूज साइज और बहुत कुछ। ये होने के बाद वो अपने काम पर लगता। वुजिन एक प्रोफेशनल फर्नीचर मेकर एंड डिजाइनर दोनों है, और ये सब वो अकेले ही करता है। अब रही ये बात कि वो लोगों से मिलता है कि नहीं। वो बहुत लोगों से मिलता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर लोग उसे देख नहीं सकते। पूरी दुनिया में उसका सिर्फ एक ही दोस्त है, क्योंकि वो उसका सिर्फ दोस्त नहीं, बिजनेस पार्टनर भी है। वुजिन डिज़ाइन बनाता और वो उसे सेल करता। उनकी कंपनी का नाम था एलेक्स, जो बहुत सक्सेसफुल थी उनकी लग्जूरियस फर्नीचर के लिए। सैनबैग वहाँ पर आकर वुजिन से थोड़ी सी लड़ाई करता है, क्योंकि वुजिन एक छोटी सी बात डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो अपने फर्नीचर के ऊपर कौन सा हैंडल लगाए। इसके कारण पूरी प्रोडक्शन रुकी हुई थी। सैनबैग बात टालकर उसे एक क्लब में लेकर जाता है, तो उसी क्लब में से एक लड़की के साथ वो इंटीमेट होता है। अगले दिन सुबह वो एक बूढ़ा आदमी बन चुका था, इसलिए वो वहाँ से तुरंत निकल जाता है। वो कहता है, कल तक मैं बहुत हैंडसम था और आज मैं फ़ोन की स्क्रीन को भी ठीक से नहीं देख पा रहा, और इसी के कारण मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि हर दिन मेरी बॉडी बदलती रहती है। वो जिन रोज़ खुद को रिकॉर्ड करता, अलग अलग बॉडी के साथ। अब हम कहानी पास्ट की देखते हैं। जब ये सब शुरू हुआ, उस दिन उसका 18 बर्थडे था। वो जिन स्कूल के लिए रेडी हो रहा था, वो अपना फेस मिरर में देखता है, तब वो डर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी किसी 25 ईयर ओल्ड लड़के की जैसी हो गई थी। वो अपने मॉम के पास जाता है, पर उसकी मॉम ने उसे गले लगाकर माफ़ी मांगी। सो गाइस, इस माफ़ी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा, और ऑब्वियसली इसके कारण उसे कॉलेज भी छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ उसके दोस्त ग्रेजुएट होकर अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, और वो ऐसी ज़िंदगी जी रहा था जो कोई भी समझ नहीं पाएगा। फिर 3 सालों बाद सैनबेग उसे मिलने आया, तब एक मिड एज लेडी उसे मिलती है। सैनबेग को लग रहा था कि वो वुजिन की मॉम है, पर वो वुजिन था। और थोड़ी देर बाद ही उसे सब कुछ सच्चाई पता चलती है कि ये औरत वुजिन ही है। और क्या, वो दोनों हंसे, और उस दिन से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बने। पर एक दिन एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ। वुजिन एक बहुत ही सुंदर लड़की बना हुआ था। सैनबुक थोड़ा ज़्यादा ड्रंक होकर उसे ये कहता है, जैसे कि तुम जानते हो, हम बहुत सालों से अच्छे दोस्त हैं। तो घुमा फिरा कर वो ये कहना चाहता था कि हम दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। तो ये सुनते ही वुजिन उसे बहुत मारता है। भले ही वो एक लड़की के बॉडी में हो, पर फिर भी वो तो एक लड़का ही है। बाद में 2009 में उन दोनों ने खुद की कंपनी स्टार्ट की, एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। वो कॉन्सेप्ट था, हर इंसान चेयर के ऊपर अलग अलग पोजीशन में बैठता है। तो उन्होंने कुछ अलग करने का चाहा। वो सभी के लिए कस्टम मेड फर्नीचर बनाएंगे, और वो भी न्यू जनरेशन कॉन्सेप्ट के साथ। और दूसरा कारण ये भी था, सैनबैग की कंपनी वुजिन के आइडियाज़ कॉपी कर रही थी, और यहाँ से शुरू हुई एलेक्स। अब आते हैं करंट टाइमलाइन में। वुजिन सैनबैग का बॉस बनकर उसके प्रोडक्शन हाउस में जाता है बात करने के लिए। सैनबैग ने प्रोडक्शन बंद नहीं किया। वो अपने खुद के आइडियाज़ बनाकर बेच रहा था, क्योंकि वो ऐसे ही प्रोडक्शन रुका तो नहीं सकते।
तो इस बात पर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। वुजिन कहता है, मेरा काम डिज़ाइन करने का है और तुम्हारा काम सिर्फ सेल करने का, तो उस पर फोकस करो। एक और बात आपको बताने की रह ही गई, यहीं पर नहीं, किसी भी जगह किसी को पता ही नहीं था कि वुजिन ही एलेक्स कंपनी का ओनर एंड डिज़ाइनर है। मतलब उनके लिए बॉस तो सैनबैग ही है। बाद में वुजिन फर्नीचर शॉप जाता है कुछ नए हैंडल्स लेने। यहाँ पर कहानी का ही नहीं, वुजिन की भी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आता है। वुजिन एक लड़की को देखता है जो वहाँ पर काम करती है और उसे देखते ही वुजिन को वो पहली बार में ही पसंद आ जाती है। मतलब उसे प्यार हो गया था। और हाँ, उसका नाम ईसो है। ईसो उसके पास आकर उसे कुछ चेयर सजेस्ट करती है, पर वुजिन को कुछ ऐसी चेयर चाहिए थी जिससे कि वो हर पोजीशन में बैठ पाए। सो ईसो उसे एलेक्स के बारे में बताती है, पर ऐसी फ्री एडवर्टाइजमेंट करना उसकी शॉप में अलाउड नहीं थी, पर फिर भी वो करती है। और दूसरी चीज़, वो बहुत ओपन माइंडेड थी और सब लोगों से थोड़ा अलग सोचती थी। अगले दिन से वुजिन रोज़ उसे देखने वहाँ पर आता, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ में। वुजिन को उससे बात करनी थी, पर फिर से उसे ख्याल आता है अगर वो दोनों मिले भी तो अगले दिन वो उसे पहचान भी नहीं पाएंगी। पर उसका दिल कुछ अलग कह रहा था। वुजिन ईसो से मिलने ऐसे तो नहीं जा सकता, उसे हैंडसम बॉडी चाहिए थी और कहता है, ऑब्वियसली मैं हैंडसम बनना प्रीफर करूँगा। पर बहुत दिन गुजरने के बाद उसे एक परफेक्ट बॉडी मिल जाती है। फिर वो जाता है तुरंत उसी शॉप में ईसो से मिलने के लिए। आगे बढ़ने से पहले वुजिन कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कहता है। वो कहता है, लोग कहते हैं सच्ची सुंदरता अंदर होती है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन समान रूप से महत्वपूर्ण है। फिर बातों बातों में वुजिन उसे डिनर के लिए पूछता है, पर ईसो उससे कहती है, मुझे यहाँ पर रात भर काम करना है, सो एंजॉय योर लंच। वुजिन उसे ये कहकर रोकता है, मैं जो भी कहूँगा वो सच कहूँगा। मैंने बहुत प्रैक्टिस की है तुम्हें डिनर पर इनवाइट करने के लिए, पर हमें आज ही जाना पड़ेगा। ईसो उससे पूछती है, आज ही क्यों? वो इसका जवाब नहीं देता और वो फाइनली मान गई थी। पर वुजिन डिनर को पैक करके लेकर आता है क्योंकि उसे ईसो को डिनर पर कहीं और लेकर जाना था। ये चीज़ सुनकर ईसो डर जाती है। तभी वुजिन उसे कुछ नंबर्स कह रहा था। एक्चुअली वो सिक्योरिटी नंबर था उस एरिया का, और वो ये कहता है वो जगह तुम्हें बहुत पसंद आएंगी। और वो जगह और कुछ नहीं, उसका वेयर हाउस था जहाँ पर वो काम करता। ये देखकर ईसो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि उसे एलेक्सस के कस्टम मेड फर्नीचर बहुत पसंद थे। ईसो उससे पूछती है, क्या तुम यहाँ काम करते हो? उसके जवाब में वो कहता है, हाँ शायद। डिनर करने के वक्त वुजिन अपना फ़ोन एक कप में रखकर सॉन्ग्स लगाता है। तब ईसो कहती है, ऐसा लग रहा है कि मानो ये म्यूज़िक इस टेबल के अंदर से आ रहा है। अच्छा, तो क्या हो अगर हम टेबल के अंदर ही एक छोटा सा स्पीकर अटैच कर दे तो? इज़न्ट इट गुड आइडिया? फिर वुजिन उसे ड्रॉप कर देता है। अगले दिन भी वो एक साथ डिनर करने वाले थे। इसके वजह से वुजिन बिल्कुल भी नहीं सोता और वो बस काम करे जा रहा था। दूसरे दिन एग्जैक्टली 6 o'clock को वो ईसो को पिकअप करके एक जगह लेकर जाता है और वो जगह थी म्यूज़िक रूम। और इत्तेफाक से वुजिन और ईसो को एक ही म्यूज़िक पसंद था और वो दोनों फिर से वहीं पर डिनर कर रहे थे। पर एकदम से सैनबैग वहाँ पर आ जाता है। तब तक ये दोनों छुप गए थे। ये दोनों उसे देख सकते थे और देखते ही देखते सैनबैग लव चेयर के ऊपर बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। ये सब खत्म होने के बाद वुजिन खुद को जगह रखने के लिए बहुत जूझ रहा था। फिर भी अगले दिन वो ईसो को अपने मॉम के शॉप में लेकर जाता है। ईसो को भी वो जगह बहुत पसंद आती है, पर वुजिन उसे नहीं बताता कि ये उसकी मॉम है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वुजिन उसे ड्रॉप करके जा रहा था, पर वो रुककर कुछ सोचता है और अगले ही पल भागते हुए ईसो के पास जाकर उसे किस करता है और उससे वादा करता है, मैं तुम्हें अगले दिन ब्रेकफास्ट पर मिलूंगा। सब कुछ सही था। वुजिन भी बहुत खुश था, पर मेट्रो के अंदर उसकी आंख लग जाती है।
जब उसकी आँख खुलती है तब वो एक सम अराउंड 51 ईयर ओल्ड आदमी बन चुका था। दूसरी तरफ हम ईसो की बड़ी बहन मिनी से मिलते हैं। ईसो उसे वूजिन के बारे में बता रही थी और वो दोनों बात करते करते सो जाते हैं। अगले दिन ईसो वूजिन का बस स्टॉप के पास इंतजार कर रही थी, पर वूजिन उसके सामने ही था। वो कहता है, मैं यहाँ पर हूँ, पर वो कल वाले वूजिन को ढूंढ रही है। ईसो कंटिन्यूअसली वूजिन को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। बाद में वूजिन बहुत सोच रहा था कि वो उससे भुला दे या फिर नहीं तो। वो कहता है, ऐसे ही मैं सभी चीज़ों को ख़त्म नहीं होने दूंगा। और वो ईसो के लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा बनाता है, और वो तोहफा था म्यूज़िक टेबल, जिसका आइडिया ईसो ने उसे दिया था। और उसी दिन शॉप में कुछ नए रिक्रूट्स आने वाले थे। उसकी जिम्मेदारी बॉस ईसो को दे देती है। उन रिक्रूट्स में से एक लड़की ऐसी थी जो अपने काम में बहुत परफेक्ट थी। ईसो उसकी तारीफ करके उसे चीयर अप करती है, पर वो लड़की उसे बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। बिजी होने के कारण ईसो उससे बात नहीं कर पाती। एक्चुअल में वो लड़की वूजिन ही था। आखिरकार शिफ्ट खत्म होने के बाद वो लड़की मतलब वूजिन ईसो को मना ही लेता है, ये कहकर कि उसे वूजिन के बारे में बात करनी है। सो वूजिन उसे अपने घर पर लेकर जाता है। ईसो को अंदर जाकर वही फर्नीचर दिखता है जो उसने कस्टमर्स को सेल किया। इसके कारण ईसो उसे स्टॉकर समझ रही थी। वूजिन उसे सारी सब कुछ सच्चाई बताता है और सबूत के तौर पर वो उसे उन सभी क्लिप्स दिखाता है जो उसने रिकॉर्ड की थी। और ये वही लोग थे जिन्होंने उससे फर्नीचर बाय किया था। और साथ ही साथ उसमें से एक उसे उस दिन वाला वूजिन भी दिखता है। और इतना ही नहीं, उन दोनों ने जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था उसकी कुछ यादें उसे बताता है। पर फिर भी ईसो उस पर यकीन नहीं करती और वहाँ से निकल जाती है। और वो कहता है, ये रिएक्शन मेरे लिए नया नहीं है, इसकी मुझे आदत पड़ गई है। पहली बार जब मैंने खुद को देखा जब मैं 18 साल का था तब, फिर मेरे मॉम और सैनबैग ने, और देखो फिर से मैं अकेला हो गया। फिर कई दिनों के बाद हम ईसो को देखते हैं। वो मिनी के साथ शॉपिंग कर रही थी। तब भी उसका ध्यान शॉपिंग पर नहीं था, वो जिनके बारे में ही सोच रही थी। वो मिनी को बताने की कोशिश भी करती है, पर वो उसे बता नहीं पाती। और इतना ही नहीं, अगले दिन ईसो अपना काम कर रही थी, तब एक कस्टमर आकर उसे उसे कैसी चेयर चाहिए वो बता रहा था। पर ईसो को लगता है कि वो वूजिन ही है, पर ऐसा नहीं था। और वो उसी रात वूजिन से मिलने जाती है। ईसो उससे कहती है, आज मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ, मुझे तुम्हें बदलते हुए देखना है। बाद में उन दोनों के बातों के दौरान ईसो उससे पूछती है, मैं ही क्यों। उस पर वूजिन ये कहता है, मैं अपने कंडीशन के साथ यूज टू हो गया था, पर तुमसे मिलने से पहले अब तो मैं ऑकवर्ड फील करने लगा हूँ और हर दिन मेरे लिए बहुत पेनफुल होता है। मुझे तुमसे मिलना था, तुमसे बात करनी थी, एंड आई मिस्ड यू, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। और वो एक और सवाल पूछता है। वो कहता है, क्या तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओगी। वो कुछ नहीं बोलती। और अगले दिन ईसो के सामने वूजिन आता है, और इस बार वूजिन एक यंग लड़का बन गया था। वो कहता है, किसी एक लड़की से एक हफ्ते के ऊपर मिलना तो मेरे लिए मेरेकल ही है। फिर वो दोनों हर दिन कई सारे क्रेजी थिंग्स करते हैं, और साथ ही साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसके कारण वूजिन बिल्कुल भी खुद को अकेला नहीं समझ रहा था। एक दिन ईसो उससे पूछती है, तुम्हें सबसे ज़्यादा नफरत क्या बनने से है। और अगले दिन ही वो एक छोटा सा बच्चा बन गया था। वूजिन ऐसे ही ईसो के साथ डिनर पर जाता है। वहाँ भी वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। फिर एक जगह वो दोनों खड़े थे, तब ईसो उससे पूछती है, तुम हर दिन चेंज होते हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं तुम्हारे बारे में याद रखूं, जिससे मैं तुम्हें आसानी से ढूंढ पाऊं। वूजिन उसका हाथ पकड़कर ये कहता है, जब भी कोई तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़े तो समझ जाना कि वो मैं ही हूँ। अगले दिन वो उसे अपने ऑफिस में लेकर जाता है, और ऐसे ही बातों बातों में ईसो वुजिन और सैनबेग को कहती है, तुम लोग एक और एलेक्स कंपनी जैसी ही अलग कंपनी बना लो जो मीडियम प्राइस पर फर्नीचर बनाए, जिसके कारण तुम दोनों को
और न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये आइडिया वो जिनको पसंद आता है। एनीवेज, अगले दिन ईसो के बॉस ने पार्टी रखी हुई थी। सो पार्टी वाले दिन पार्टी शुरू हो गई थी और सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ आए हुए थे। तब बॉस ईसो के पास आकर उससे पूछती है, तुम्हारा पार्टनर अब तक क्यों नहीं आया? क्योंकि सब लोग यहाँ पर क्यूरियस हो रहे हैं तुम्हारे पार्टनर को देखने के लिए। बॉस एक और बात कहती है जिससे ईसो थोड़ी डाउन फील कर रही थी। वो कहती है, मैंने सुना था तुम हर दिन अलग अलग लड़कों के साथ बाहर जाती हो। पर ईसो उससे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो ज़रूर आएगा। दूसरी तरफ वो जिनके सामने एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि वो एक ओल्ड लेडी बन गया था। वो बहुत ट्राई करके किसी तरह सोकर पार्टी में पहुंचता है और सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे क्योंकि वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। शायद घर पर उसे नींद आ ही गई होगी। वहां पर वुजिन को देखकर बॉस हैरान हो गई थी। उसी बीच सैंडबैग थोड़ा ड्रंक हो गया था। वो ऐसे ही मजाक मजाक में ईसो से ये कहता है, आई हेट यू। और आगे वो कहता है, मुझे पता है तुम एक वंडरफुल पर्सन हो, इसलिए मुझे चिंता होती है और वुजिन बहुत ही अच्छा है, तो प्लीज उसे कभी भी दुखी मत पहुंचाना। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन मिनी ईसो का फोन गलती से देख लेती है और उसके अंदर ईसो के साथ कई अलग अलग लड़कों के फोटोज थे, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो सभी एक ही है। मिनी को लग रहा था कि उसके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर ऑफिस में भी उसे वही दिक्कत फेस करनी पड़ती है। उन लोगों के साथ ईसो डिनर के लिए बैठी थी। बॉस उसे कहते हैं, तुम्हारा पार्टनर तो बहुत हैंडसम है। इस बात पर बाकी के लोग अलग अलग बात कर रहे थे। कोई कह रहा था, क्या वो लड़का जो तुम्हें स्टोर के बाहर लेने आता है, या फिर कोई दूसरा। मतलब सभी लोग अलग अलग लड़कों के बारे में बात कर रहे थे। ईसो ये सुनकर दुखी हो गई थी। तब वुजिन उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है और कहता है, मुझे तुम ढूंढ कर दिखाओ। तभी थोड़ी देर बाद वुजिन चुपके से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, पर ईसो बहुत डर गई थी। तो मैं इस वाले सीन को थोड़ा सिंपल में बताता हूँ। ईसो के बारे में लोग बहुत गलत समझ रहे थे, क्योंकि वो रोज अलग अलग लड़कों के साथ दिखती है सिर्फ इसलिए, पर ऐसा कुछ नहीं था। सो बैक टू द स्टोरी। वुजिन उसे लगातार कॉल कर रहा था माफी मांगने के लिए, पर वो कोई भी जवाब नहीं देना चाहती थी। पर फिर भी वो वुजिन को मैसेज करती है कि नॉक नॉक, ओपन द डोर। ईसो वुजिन के डोर के बाहर ही थी। वुजिन उसे देखते ही गले लगाकर माफी मांगता है और उस दिन ईसो वहीं पर सो गई थी। सुबह ईसो कुछ ऐसा देखती है जो शायद ही किसी ने देखा होगा। ये हमें बाद में पता चलेगा कि वो क्या था। ईसो वहाँ से उठकर ऑफिस चली जाती है और वहाँ पर भी वो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, तो उसके वजह से वो कुछ पिल्स लेती है, शायद स्ट्रेस की वजह से। और उसी बीच बॉस वहाँ पर आकर उसे कैबिन में बुलाती है। बॉस उसे कहती है, तुम बहुत बीमार लग रही हो और ये पिल्स किसके हैं? और वो कहती है, शायद मुझे पता है तुम्हें मैंस प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑफिस के लोगों ने ईसो को रोज अलग अलग आदमियों के साथ जाते हुए देखा। ईसो उससे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि लोग उसके बारे में क्या समझ रहे हैं, और वहाँ से वो निकल जाती है। दूसरी तरफ सैंडबैग बातों बातों में ये कहता है, तुम दोनों इतने ही साथ रहते हो तो तुम उसे शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं करते? सो वुजिन कड़ी मेहनत करने के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिंग बनाता है ईसो के लिए। और उस दिन रात को वुजिन और ईसो एक साथ डिनर कर रहे थे। काश तुम कभी बदलते ही नहीं, तो हम बहुत खुश रह सकते थे, तुम, मैं और बस। सो वुजिन उसे शादी के लिए कहता है, पर ईसो यहाँ पर अपना हाथ पीछे ले लेती है और वो हिचकिचा रही थी। तब वुजिन समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती है या फिर क्या है उसकी फीलिंग्स। फिर वुजिन उसे ड्रॉप करने के वक्त वो फिर से वही सवाल पूछता है कि क्यों हम शादी नहीं कर सकते। ईसो उससे कहती है, सोचने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि मैं अपने फैमिली से तुम्हें कैसे इंट्रोड्यूस करूँगी। तुमने भी तो खुद को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लिया, मुझे भी ये सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो वुजिन कहता है, माफ़ करना, तुम ये भूल जाओ कि मैंने तुमसे कुछ कहा था।
वूजिन को लग रहा था कि वो दोनों एक ही पन्नों पर है, पर उस दिन उसे एहसास हुआ वो दोनों अलग-अलग किताब पढ़ रहे हैं। ईसो इमोशनल होके रो रही थी। वो अपने पिल्स को फिर से ले रही थी, पर अचानक से वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर हमें और वूजिन को एक बात पता लगती है कि ईसो स्किज़ोफ्रेनिया से गुजर रही थी। तो डॉक्टर और ईसो की कॉन्वर्सेशन थोड़ी लंबी है। मैं उसे शॉर्ट में बताता हूँ। वूजिन जब भी ईसो के पास आता, उसे खुद को बताना पड़ता था कि ये वही इंसान है जिससे वो प्यार करती है। पर फिर भी मैं उसकी तरफ देख के स्माइल करती। ईसो को और टाइम चाहिए था ये सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए। पर जब भी वुजिन उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ता या फिर उसे टच करता, तो उसे एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होती है कि ये वुजिन ही है। इन सब चीज़ों की वजह से वो बहुत स्ट्रेस ले रही थी और उसे लग रहा था कि वो मेंटली वीक हो जाएंगी। तब डॉक्टर उसे कहती है, तुम उसे अपनी फीलिंग्स बता दो, नहीं तो ये चीज़ और बढ़ते रहेंगी, या फिर उससे थोड़े दिन के लिए दूर चली जाओ, क्योंकि अगर वो ऐसे ही पिल्स लेती रही तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है। वो जिनको ईसो के इल होने के कई बार हिंट्स मिले, पर उसे अपने सपनों के सामने कुछ नहीं दिखा। फिर वो जिन अपने मॉम के पास जाता है। तब उसकी मॉम उससे कहती है, क्या ईसो पिल्स ले रही है? अच्छा, तो मेरे ही तरह। तब वो जिन उनसे पूछता है, आपको कैसे पता? और यहाँ पर हमें पूरी सच्चाई पता चलती है। वो जिन उसके डैड तरह ही था, मतलब वो भी रोज सुबह चेंज हो जाते। पर जैसे जैसे दिन गुजरे, लोग उसके बारे में बहुत गलत गलत बात करते, सेम लाइक ईसो। और जैसे जैसे दिन गुजरे, चीज़ें और ख़राब होती गई और उसमें वुजिन की मॉम प्रेग्नेंट थी। उस दिन ही वुजिन की मॉम ने वुजिन के डैड को आखिरी बार देखा। उस दिन के बाद से वुजिन के डैड उन्हें कभी नहीं मिले। उसकी मॉम उससे कहती है, डैड ने हमें नहीं छोड़ा, मेरी वजह से उन्हें मुझसे दूर जाना पड़ा। और कहती है, तुम ईसो से दूर चले जाओ, जैसे जैसे दिन गुजरेंगे वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। वुजिन के लिए ये बहुत मुश्किल था, ईसो से दूर रहना। वुजिन ईसो को रोज देखना चाहता था, पर उसने कभी नहीं सोचा कि ईसो क्या सोचती है या फिर क्या फील करती है। मैंने सुना था प्यार हर समस्या का समाधान है, लेकिन ये सब कुछ बर्बाद भी कर देता है। अगले दिन वुजिन ईसो को घर पर लेकर आता है, क्योंकि उसने उसके लिए एक स्पेशल चेयर बनाई थी, वो भी कई दिनों की मेहनत के बाद। ईसो को वो चेयर बहुत पसंद आती है। वुजिन बहुत मुश्किलों से और अपने इमोशन को साइड में रखते हुए वो उससे ब्रेकअप कर लेता है और ये कहता है, इसके बाद से तुम पिल्स कभी मत लेना। फिर थोड़े दिनों बाद ईसो के घर पर एक पार्सल आता है और वो पार्सल था वुजिन की तरफ से। वो वही चेयर थी जो उसने ईसो के लिए बनाई थी। ये देखकर ईसो मिनी के पास बहुत रोती है और वो कहती है, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल होती गई और वो विदाउट पिल्स अब सो सकती थी। और ऐसे करते करते 10 महीने गुजर जाते हैं। अब ईसो पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी थी। तब बॉस उसके पास आकर एक नए डिज़ाइनर की न्यू डिज़ाइंस दिखाती है और वो बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव थे। बॉस उसे कहती है, तुम कुछ भी करके इस डिज़ाइनर को ढूंढ के निकालो या फिर उसके सप्लायर को। ईसो समझ चुकी थी कि ये वुजिन ने ही बनाए हैं। और बॉस दूसरी बात कहती है, क्या तुमने एलेक्स के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया? सो ईसो सैंडबैग से मिलने जाती है, ये उम्मीद में कि वो वुजिन को मिल पाए। और वहाँ पर जाकर उसे यकीन हो गया था कि वो डिज़ाइनर और कोई नहीं, वो जीनी है। अगले दिन वो सुबह सुबह वही गाना सुनती है जो उन दोनों को पसंद था, और कुछ सवाल वो खुद से करती है। मैं किस चीज़ से डरती हूँ कि लोग क्या कहेंगे? मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, पर एक चीज़ नहीं कर सकती, वो है तुमसे दूर रहना। फिर हम वो जिनको देखते हैं जो यूरोप में रहकर अपना काम करता। एक दिन वुजिन की डोर पर ईसो आती है, उसे ही ढूंढने के लिए। वो कहता है, आप गलत जगह आए हो, यहाँ पर कोई वुजिन नहीं रहता। पर वो जाने से पहले ये कहती है, अगर तुम्हें बुरा नहीं लगता है तो
क्या मैं तुम्हारे फर्नीचर डिज़ाइंस देख सकती हूँ? क्योंकि मैं एक बायर हूँ मामा स्टूडियो से, जो कोरिया में है। वुजिन उसे अंदर आने देता है। इसो को एक चीज़ देखकर यकीन हो गया था कि ये वुजिन ही है। और वो चीज़ थी अलग अलग साइज़ के शूज़, अलग अलग साइज़ के कपड़े और बहुत कुछ। और वो कहती है, मेरी कंपनी को आपके काम में दिलचस्पी है। मैं सिर्फ आपके डिज़ाइंस को देखने के लिए कोरिया से यहाँ पर आई। मैं तुम्हें सिर्फ ईमेल भी कर सकती थी, पर मुझे तुम्हें देखना था, बात करनी थी। और मैं यहाँ पर हूँ, वूजिन। वो कहती है, मैं तुमसे दूर रही तो बीमार तो नहीं पड़ूंगी, पर उससे भी बुरा कुछ हो सकता है। एक जगह ईसो उसे कहती है, मैं तुम्हें ऐसे ही अकेले नहीं रहने दूंगी। उस दिन मैंने तुम्हें पहली बार बदलते हुए देखा। सच बताओ तो मैं डर गई थी। ये चीज़ मुझे पता होने के बाद भी तुम बदलने वाले हो, पर मैं खुश नसीब थी क्योंकि मैंने उस दिन रियल वुजिन को देखा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कैसे दिखोगे या फिर कैसे दिखते हो, और मुझे इस चीज़ से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम रोज़ बदलते रहते हो, क्योंकि मैं अंदर वाले वुजिन से प्यार करती हूँ। और वो वुजिन से कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वुजिन वही रिंग निकाल कर उसे प्रपोज करता है, और ये कहानी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। पर रुको रुको, अभी मूवी ख़त्म नहीं हुई है। मूवी के आखिरी सीन में हम वुजिन के डैड को देखते हैं, जो वुजिन के मॉम के पास आए थे। उनकी बातों से हमें समझता है ये स्टोरी पहले भी रिपीट हो चुकी है वुजिन के मॉम के साथ। सिर्फ कुछ सिचुएशन तब अलग थी और अब अलग है। फाइनली वो डिसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ रहना, और आखिरकार ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। सो अगर मूवी आपको समझ आई होगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये मूवी आपसे क्या कहना चाहती है। अगर आपको इस मूवी के पीछे की कहानी नहीं समझ में आई तो ये एक्सप्लेनेशन एक बार फिर से देखो। और हाँ, जाने से पहले इस मूवी का नाम याद रखना, द ब्यूटी इनसाइड। सो आज के एक्सप्लेनेशन में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।